नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेट पेपर सर क्लासेस में। आज हम आरपीएससी वीओ 2011 का जो पेपर था उसको सोल्व करेंगे, उसका और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है साथियों, ये जो पेपर है 2011 में आया हुआ था और इसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मेस्टाइटिस कारक कौन कौन से हैं। पर्यावरणीय मेस्टाइटिस कारक कौन कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन है ई कोलाई, क्लेविसिला, स्ट्रेप्टोकोकस, डिसगैलेक्टिया और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी है ना। अब ये उपरोक्त सभी है तो इसमें ई कोलाई और क्लेविसिला, स्ट्रेप्टोकोकस, डिसगैलेक्टिया ये किस प्रकार महत्वपूर्ण कारक हैं, तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये होते क्या है, मतलब मेस्टाइटिस किन किन कारणों से होता है। तो दो कारण होते हैं, एक तो कंटेजियस कारक होता है, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल कारक। ठीक है, कंटेजियस मेस्टाइटिस कैसे होता है। कंटेजियस मेस्टाइटिस जो सीधे गाय भैंस में फैलता है, यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। जैसे कि कौन कौन से कारक हैं इसमें, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेप्टोकोकस एगेलेक्टिया, ये दो कारक होते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल मेस्टाइटिस, जो कि अपने क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है, गंदगी, गोबर, गीली बिछावन, अस्वच्छ वातावरण से फैलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस किन कारणों से फैलता है। तो ये जो ऑप्शन जो अपना पर्यावरणीय मेस्टाइटिस का दिया है वो मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है ना। अब इसको समझते हैं कि ई कोलाई के द्वारा कैसे फैलता है। ठीक है, ई कोलाई के द्वारा ये क्या करता है, ये है जो ई कोलाई है, ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है ना, जो आमतौर पर गोबर और गंदे वातावरण में पाया जाता है। सिर्फ इतना आप समझिएगा कि ये कैसा फैलता है, कि ये गोबर और गंदे वातावरण में पाया जाता है, जिसके द्वारा ये मेस्टाइटिस का कारण बनता है। दूसरा है क्लेविसिला। क्लेविसिला क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भी गोबर और गंदे पानी और लकड़ी की बिछावन में पाया जाता है। तीसरा तीसरा क्या है, स्टेप्टोकोकस डिसगैलेक्टिया। स्टेप्टोकोकस डिसगैलेक्टिया क्या है, ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया जहाँ कंटेजियस मेस्टाइटिस कहता है, वहीं स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टिया पर्यावरणीय मेस्टाइटिस कहता है। कैसे, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया जो कि क्या है, कंटेजियस मेस्टाइटिस का कारक है, वहीं स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टिया पर्यावरणीय मेस्टाइटिस का कारक है। ये अलग अलग याद रखिएगा। ये गंदे वातावरण, खराब साफ सफाई और दूध धोने के उपकरणों के से थनों में चला जाता है। कहाँ कैसे चला जाता है, गंदे वातावरण, खराब साफ सफाई और दूध धोने के उपकरणों से थनों में चला जाता है। उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कारक पर्यावरणीय मेस्टाइटिस के हैं, इसलिए उपरोक्त तीनों सही आंसर होगा। क्वेश्चन अब दूसरा देखते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस की सेरोलॉजिकल जांच कैसे करते हैं। इसके ऑप्शन है मैक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, दूसरा है एलाइजा, तीसरा है डीएनए प्रोब्स, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो सही आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी है। कैसे है, कैसे ये जानते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, यह एक जूनोटिक बीमारी है जो लेप्टोस्पाइरा इंटोरोगेंस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। आप एक पेन कॉपी में लिखते भी जाइएगा, है ना, ताकि आपको आने वाले पेपर में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समझ में भी आए, जो आपने पढ़ा है वो कम से कम उसका रिवीजन कर सकें। उसके लिए आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। ठीक है, क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक बीमारी है ना। लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस के द्वारा ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान के लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट यानी कि रक्त के सीरम से संबंधित टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसके पहले ऑप्शन को देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये कैसे करते हैं, ये क्या होता है, ये सबसे पुराना टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सीरम और लेप्टोस्पाइरा के एंटीजन मिलाकर देखा जाता है। ठीक है, कि क्या एग्लूटिनेशन जो एग्लूटिनेशन है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एलाइजा, इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एजे। ठीक है, ये क्या होता है, एलाइजा टेस्ट बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है क्योंकि यह एक सेंसिटिव और क्विक टेस्ट है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है और सेंसिटिव भी है। ये क्या करता है, एलाइजा से हम आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इससे क्या करते हैं, हम आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स ये सबसे मॉडर्न और मॉलिक्यूलर मेथड है।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया के डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है। तीनों समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं, पहले में जो मैक्रोस्कोप एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, मतलब लेप्टोस्पाइरा एंटीजन मिला दिया जाता है ना। इसमें क्या करते हैं, लेप्टोस्पाइरा के एंटीजन मिला दिए जाते हैं, जिससे क्या पता चलता है, जिससे एग्लूटिनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच की जा सकती है। ठीक है। दूसरा है एलाइजा। इसमें क्या कैसे करते हैं, इसमें आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी की जांच होती है। ठीक है। आईजीएम एंड आईजीजी। और डीएनए प्रोब्स में क्या करते हैं, डीएनए प्रोब्स में डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेड काउ डिसीज किसके कारण होती है। मेड काउ डिसीज किसके कारण होती है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या प्रियॉन। इसका सही आंसर क्या है, प्रियॉन। मेड काउ डिसीज को क्या बोलते हैं, मेड काउ डिसीज को बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा फैलती है, प्रियॉन। प्रियॉन क्या होता है, प्रियॉन एक प्रोटीन का मिसफोल्डेड रूप होता है। प्रोटीन का मिसफोल्डेड रूप होता है जिसमें डीएनए या आरएनए नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए एंड आरएनए डीएनए एंड आरएनए नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में भी पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, है ना। इसको समझते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है, जबकि प्रियन में नहीं पाया जाता। ये कई बीमारियां जैसे कि एंथ्रेक्स हो गई, ब्रुसेलोसिस हो गई, टेटेनस हो गई, इसमें ये होता है। लेकिन ये जो प्रियन मेड काउ डिसीज बीमारी है, इसमें प्रियन डिसीज नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है प्रोटोजोआ। ये सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं। ये ट्राइपेनोसोमा जो बीमारी होती है, या इमेरिया या बिवेसिया हो गई, ये आदि प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है। लेकिन ये है प्रियन बीमारी नहीं है, यानी मेडकाउ डिसीज की बीमारी नहीं है। तीसरा है वायरस। वायरस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं और होस्ट सेल पर निर्भर करते हैं, यानी कि जिस पर होंगे उसी पर निर्भर करेंगे। ये कई बीमारियां करते हैं, जैसे रेबीज हो गया, आपको पता ही है, रेबीज है, एफएमडी है, रिंडरपेस्ट है। परंतु मेड काउ डिसीज वायरस से नहीं होता है, बल्कि प्रियन से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, गाय में सबसे सामान्य मायोकार्डियल परजीवी कौन सा है। गाय में सबसे सामान्य मायोकार्डियल परजीवी कौन सा है, यानी कि जो हर्ट होता है, पशु के हर्ट की जो अंदर की लेयर होती है मायोकार्डियल, उसमें मसल्स होती है, उसमें परजीवी कहाँ पाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मायोकार्डियल परजीवी कौन सा है, मतलब कौन सा मायोकार्डियल में परजीवी कहाँ कौन सा पाया जाता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है टाइचिनेला स्पाइरेलिस, दूसरा है सार्कोसिस्टिस स्पीसीज, तीसरा है सिस्टिसर्कस सेल्यूलोजी, चौथा है सिस्टिसर्कस बोविस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सिस्टिसर्कस सार्कोसिस्टिस स्पीसीज, यानी कि दूसरा इसका सही आंसर है। ठीक है। क्या होता है, गाय के हट में, यानी कि मायोकार्डियम में जो सबसे कॉमन परजीवी पाया जाता है, उसको सार्कोसिस्टिस स्पीसीज कहते हैं। ये क्या होता है, प्रोटोजुअन पैरासाइट है, जिसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर निर्भर होता है। कौन कौन से, एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट जैसे कि केटल, और दूसरा होता है डेफिनेटिव होस्ट, यानी कि डॉग एंड कैट। ठीक है। अब आइए इनके ऑप्शन को समझते हैं कि ये कैसे आएंगे, मतलब ये क्यों सही नहीं है। सबसे पहला है टाइचिनेला स्पेरिलिस। ये क्या होता है, ये पैरासाइट ज्यादातर पिग में और कभी कभी मेन में, यानी कि ह्यूमन में मायोकार्डियम को इन्फेक्ट करता है। लेकिन गाय में ये बहुत कम, गाय में क्या है, ये बहुत कम रेयर होता है, इसलिए इस केस में मतलब काउ इन्फेक्ट नहीं होती है। सिर्फ कौन होता है, पिग इन्फेक्ट होता है, या कभी कभी ह्यूमन इन्फेक्ट होता है। कौन से, ट्राइचिनेला स्पेरिलिस। दूसरा है सार्कोसिस्टिस स्पीसीज। ये क्या सही उत्तर है, ये क्या ये केटल में
सबसे कॉमन मायोकार्डियल पैरासाइट होता है। तीसरा ऑप्शन है सिस्टिसर्कस सेलुलोजी। सिस्टिसर्कस सेलुलोजी ये पिग का लार्वा स्टेज है। ये क्या होता है, पिग के लार्वा के उसमें होता है टीनिया सोलियम में। पिग पिग के मसल्स में मिलता है, काऊ में नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा है सिस्टिसर्कस बोविस, ये टीनिया सेजिनाटा का लार्वा स्टेज है, ठीक है। सिस्टिसर्कस बोविस, सॉरी, सिस्टिसर्कस बोविस क्या होता है, टीनिया सेजिनाटा का लार्वा स्टेज है। कीटल में पाया जाता है, लेकिन यह ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, स्केलेटन मसल में, जैसे कि टंग हो गई या मेसिस्टर मसल्स हो गई या डायफ्राम हो गया में मिलता है, लेकिन हार्ट में इतना कॉमन नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सार्को सिस्टिस स्पीसीज। ये कहाँ मिलता है, ये आपको बता ही दिया है पे। ये कहाँ मिलेगा आपको, पिग में मिलेगा या ह्यूमन में मिलेगा, नहीं, याद रखिएगा, ये इसका सही आंसर है। ये भी कहाँ, पिग की लार्वा स्टेज में मिलता है ना, पिग की लार्वा स्टेज मिलेगा। और ये भी कहाँ मिलेगा, ये काऊ में तो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, ये टंग में मिल सकता है या मेसिस्टर मसल में मिल सकता है या डायफ्राम में मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेमोडेक्स कैनिस के अंडे कैसे होते हैं, गोल होते हैं, सुई के आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, उपरोक्त में से किसी प्रकार के नहीं होते हैं, या किसी प्रकार के मतलब टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है, सुई के आकार के होते हैं। इसके डेमोडेक्स कैनिस के कैसे अंडे होते हैं, सुई के आकार के होते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। डेमोडेक्स कैनिस एक छोटा सा माइट होता है। कैसे, क्या होता है, एक माइट होता है जो मुख्य रूप से कुत्तों की त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कुत्ते की त्वचा में पाया जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, डेमोडिसियस या मेंज नामक रोग पैदा करता है। कौन सा, मेंज नामक रोग पैदा करता है, यानी कि खुजली जो होती है उसको पैदा करता है। ये माइट बहुत खास है, क्योंकि ये बालकूप यानी कि हेयर फॉल जो होते हैं, हेयर फॉलिकल, उसमें छुपा रहता है। डेमोडेक्स कैनिस के अंडे डेमोडेक्स कैनिस के अंडे सुई के आकार के होते हैं, ये इसकी विशेष पहचान होती है। अगला ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन, कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि गोल है। गोल अंडे किसके होते हैं, गोल अंडे सामान्यतः प्रोटोजोआ या निमेटोड के होते हैं, ठीक, लेकिन डेमोडेक्स कैनिस के नहीं होते हैं। दूसरा है ओवल शेप, ओवल यानी कि अंडाकार, अंडा किसके होते हैं, ये बर्म या हेलमिंथिस के होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गोल किसके होते हैं, प्रोटोजोआ के होते हैं। प्रोटोजोआ के होते हैं। ओवल शेप किसके होते हैं, ये बर्म के होते हैं या हेलमिंथिस। हेलमिंथिस में कैसे, एस्केरिस या स्ट्रोंगाइलस। हेलमिंथिस में कौन से, एस्केरिस या स्ट्रोंगाइलस में देखे जाते हैं। राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने पेन कॉपी में लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल दूंगा लेकिन मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, नेजल ग्रेनुलोमा किसके कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नासिका ग्रेनुलोमा किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ऑप्शन है सिस्टोसोमा स्पेंडिली, दूसरा है सिस्टोसोमा नेजलिस, तीसरा है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या है इसका आंसर, बताएं। इसका जो मुख्य कारण होता है सिस्टोसोमा नेजली होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लड फ्लूक होता है। सिस्टोसोमा नेजली क्या है, एक ब्लड फ्लूक है। सिस्टोसोमा नेजली क्या है, ब्लड फ्लूक है। ब्लड फ्लूक है, ये क्या करता है, ये परजीवी यानी कि ये जो सिस्टोसोमा नेजली होता है, ये क्या करते हैं, नेजल केविटी या नेजल मार्ग में, नेजल केविटी में जाकर ग्रेनुलोमा यानी कि गांठ बना देता है वहां पे, ठीक है। इससे पशु को सांस लेने में कठिनाई, नाक से खून निकलना और सिर हिलाने की आदत हो जाती है ना। तो ये सिम्टम्स याद रखिएगा, कैसे कैसे, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, नाक से खून निकलता है, सिर हिलाने की आदत होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्नोरिंग डिसीज भी कहते हैं ना। और अगले जो ऑप्शन है उनको देखते हैं, जैसे कि सिस्टोसोमा स्पेंडिली क्या होता है, ये भी एक सिस्टोसोमा ही है ना, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये हाथ में पाया जाता है, ये है इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये नाक में पाया जाता है, ठीक है। सिस्टोसोमा हिमेटोबियम कहाँ पाया जाएगा,
सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये कहाँ मानव के, ये ह्यूमन का पैरासाइट है, ठीक है। ये कहाँ है, ये ह्यूमन का पैरासाइट है। कहाँ पाया जाएगा ये, यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस, यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन करता है, तो ये किडनी वगैरह उसमें पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इक्वाइन में एंडआर्टाइटिस किसके लार्वा से होता है, यानी कि इक्वाइन में एंडआर्टाइटिस किसके लार्वा से होता है। ऑप्शन है स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस, स्ट्रोंगाइलस इक्विनस, स्ट्रोंगाइलस इडेंटस, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस। इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस। यानी कि ये क्या करता है, घोड़ों में एंडआर्टाइटिस का मतलब क्या होता है, आर्टरी जो होती है उसकी इनर लाइनिंग है कि इंडोथीलियल में इन्फ्लामेशन करता है, यानी कि उसमें सूजन करता है। ये खासकर क्रेनियल मेजेंट्रिक आर्टरी को प्रभावित करता है, ठीक है। ये कहाँ प्रभावित करता है, क्रेनियल मेजेंट्रिक आर्टरी, जो आर्टरी को प्रभावित करता है, जैसे कि इसमें लिखा है एंडआर्टाइटिस, तो इसका मतलब ये है आर्टरी, ठीक है। तो किसके लार्वा से होता है ये, स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस के लार्वा से होता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दूसरा स्ट्रोंगाइलस इक्विनस, ये क्या करता है, इसका लार्वा लीवर और पेनक्रियास की ओर माइग्रेट करता है, यानी कि किसकी ओर बढ़ता है, लीवर और पेनक्रियास की ओर बढ़ता है, ठीक, लेकिन आर्टरी में नहीं फैलता। इसको ये क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है और पेरिटोनियम पेरिटोनाइटिस से जुड़ा होता है, यानी कि उसको अभी डिफेक्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोंगाइलस इडेंटस, ये भी माइग्रेशन करता है, लेकिन इसका मुख्य टारगेट क्या होता है, इसका मुख्य टारगेट होता है लीवर एंड पेरिटोनियम। तो याद रखिएगा, स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस क्या होता है, एंड आर्ट्राइटिस, यानी कि आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस करता है, कोलिक करेगा। और जो स्ट्रोंगाइलस इक्विनस होता है वो क्या करता है, लीवर और पेनक्रियास डैमेज करता है। तो ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्केरिडिया गेलाई किस लक्षण का कारण बनता है, यानी कौन से लक्षण का कारण बनता है। और इसमें है दस्त है, ऑप्शन है दस्त, एनीमिया, ये इमिकेशन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी प्रकार के लक्षण देता है। कैसे देते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्केरिडिया क्या होता है। स्केरिडिया गेली क्या होता है, ये मुर्गियों की आंतों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गोल कृमि, यानी लार्ज राउंडवुम ऑफ पोल्ट्री होता है, ठीक है। इसका जो, जैसे कि पहला ऑप्शन है दस्त, दस्त कैसे करता है, परजीवी आंत की परत यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी मिकोसा को इरिटेट करता है। इसके कारण क्या होता है, पाचन गड़बड़ हो जाता है और बार बार दस्त आने लगते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। दूसरा है एनीमिया, जब परजीवी बड़ी आंत में हो तो ये पोषण को एब्जॉर्ब करके होस्ट को कमजोर कर देता है, यानी कि जो पशु है उसको कमजोर कर देता है। लगातार इन्फेक्शन से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है क्षीणता यानी इमिकेशन, लगातार पोषण की कमी और दस्त के कारण मुर्गी दुबली पतली और कमजोर हो जाती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। क्या क्या है, दस्त, एनीमिया और क्षीणता, उपरोक्त सभी सही है। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अखंडता जांचने के लिए कौन कौन से संकेत देखे जाते हैं। केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अखंडता जांचने के लिए, यानी इंटीग्रिटी को जांचने के लिए सीएनएस में कौन कौन से संकेत देखे जाते हैं। तो ऑप्शन है मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट, दूसरा है आसन एंड चाल यानी पोस्चर एंड गाइड, तीसरा है अनिश्चित अनैच्छिक गतिविधियां यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स, और चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका क्या है, चार ऑप्शन सही है, यानी कि तीन ऑप्शन सही है। सबसे पहले देखते हैं सीएनएस एबनॉर्मलिटी की जांच के लिए मेंटल स्टेट, पोस्चर गेट एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसके बिना तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा, यानी कि सीएनएस जो सिस्टम होता है वो काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू टंग वायरस किस माध्यम से फैलता है, निगलने से या सांस द्वारा या क्यूलिकॉइड वेक्टर द्वारा या उपरोक्त सभी। इसमें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका उपरोक्त थ्री सही है, ठीक है। कैसे हैं, ब्लू टंग एक वायरल डिसीज है, क्या है, ये एक वायरल डिसीज है जो मुख्य रूप से भेड़ के में देखी जाती है। इसका मुख्य कैरियर क्या होता है, क्यूलिकॉइड स्पीसीज यानी कि बीटिंग रेंज होती है।
ये छोटे छोटे कीट खून चूसते हैं और उसी के जरिए वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, निगलने से। कई वायरल डिसीज इंजेशन यानी कि निगलने से, कंटेमिनेटेड फीड से और पानी से फैलता है, जैसे एफएमडी हो गया, है ना। वो एफएमडी कैसे फैलता है? ओरल रूट से फैलता है, लेकिन ब्लूटन इंजेक्शन से नहीं फैलता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है सांस द्वारा यानी कि इनहेलेशन द्वारा। कुछ रेस्पिरेटरी वायरस जैसे कि आईवीआर यानी कि इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस या इन्फ्लुएंजा इनहेलेशन से फैलते हैं, लेकिन ब्लूटन नहीं फैलता है, ठीक है। तीसरा है क्यूलिकोइड वेक्टर द्वारा, ये सही आंसर है। क्यूलिकोइड क्यूलिकोइड जो वेक्टर है, क्यूलिकोइड में जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, ये मेनली क्या होता है, बर्म और हर्म ह्यूमिड एरिया में ब्रीड करते हैं, यानी कि बड़े जो क्षेत्र होते हैं उसमें ये ब्रीडिंग करते हैं। इसी कारण डिसीज सीजनल होती है। पोस्ट मानसून में केसेस ज़्यादा आते हैं, पोस्ट मानसून में यानी कि मानसून निकलने के बाद ये केस ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो बढ़िया से ट्रीटमेंट करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपिक डिजनरेशन क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है चयापचय में गड़बड़ी, कोशिकाओं में साफ द्रव्य भरना, तीसरा है एपिथेलियल कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं चयापचय में गड़बड़ी। चयापचय में गड़बड़ी क्या होती है? ये कोशिकाओं का मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ता है इससे, है ना। कैसे बिगड़ता है? सोडियम पोटेशियम पंप में ठीक से काम नहीं करता है, इससे सोडियम अंदर और पानी भी अंदर चला जाता है, नतीजा कोशिका फूल जाती है। दूसरा ऑप्शन है कोशिकाओं में साफ द्रव्य भरना। दूसरा ऑप्शन है कोशिकाओं में साफ द्रव्य भरना। हाइड्रोपिक डिजनरेशन में कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में क्लियर वाटर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इसको एग्जाम में सेलुलर स्वेलिंग भी कहते हैं, मतलब जैसे एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर स्वेलिंग भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है एपिथेलियल कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। तीसरा क्या है? एपिथेलियल कोशिकाएं प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? ये ज्यादातर एपिथेलियल, खासकर लीवर, किडनी, स्किन, एपिथेलियल लाइनिंग में देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेल मेटाबॉलिक स्ट्रेस के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। चौथा है उपरोक्त सभी। अब चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोपिक डिजनरेशन होता क्या है। इसका मतलब है कोशिकाओं के अंदर पानी जैसा साफ द्रव्य भर जाना। ये तब होता है जब कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय गड़बड़ हो जाता है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीनों ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा सौम्य ट्यूमर है? सौम्य बिगनिंग ट्यूमर है। ऑप्शन है फाइब्रोमा, फाइब्रोसार्कोमा, एडेनोकार्सिनोमा, चौथा है लिम्फोसार्कोमा। बिगनिंग ट्यूमर यानी सौम्य ट्यूमर, ये दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर यानी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सौम्य टाइप का और घातक टाइप का, यानी कि बेनिंज और दूसरा है मैलिग्नेंट, ठीक है। बेनिंज मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, मतलब एकदम ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाते हैं और ज़्यादा फैलते भी नहीं है ये, ठीक है। मेलिग्नेंट क्या होते हैं यानी घातक, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बॉडी के दूसरे हिस्सों में तक फैल जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी फैलते हैं और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वह इसका पहला ऑप्शन देखेंगे फाइब्रोमा, जो अपना आंसर भी है निम्न में से, मतलब कौन सा सौम्य ट्यूमर है, तो आंसर क्या है? फाइब्रोमा सही आंसर है। ये क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ ट्यूमर है। सिंपल सी बात समझिएगा, ये कैसे ट्यूमर है? कनेक्टिव टिश्यू यानी फाइबर टिश्यू से बना हुआ ट्यूमर है। कैसा ट्यूमर है? फाइबर टिश्यू से बना हुआ ट्यूमर है। स्लो ग्रोविंग होता है, लोकल रहता है और इन्वेंशन कम करता है, यानी कि ये बढ़ता कम है। सिंपल सी बात है, ये कैसा है? बढ़ता कम है और ये फैलता भी कम है, मतलब स्पीड इसकी बहुत स्लो रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सौम्य ट्यूमर बोलते हैं। दूसरा है फाइब्रोसार्कोमा, जो कि आंसर ही गलत है। फाइब्रोसार्कोमा ये क्या होता है? ये भी फाइब्रेट टिश्यू से ही बना होता है, लेकिन ये मैलिग्नेंट का नेचर का होता है, यानी कि एकदम बढ़ता है ये, ठीक है। इसकी क्या होती है? रैपिड ग्रोथ होती है और आसपास के टिश्यू में घुस जाता है। तीसरा है एडेनोकार्सिनोमा, ये क्या क्या होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बनने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बनने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये क्या अग्रेसिव होता है? ग्लैंड्स ऑर्गन जैसे मेमरी ग्लैंड हुई, इंटेस्टाइन हुआ, ट्यूमर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, स्टोमक हुआ,
इसमें कॉमनली पाया जाता है। ये मेटा स्टेसिस होता है, यानी कि एकदम से फैलता है। चौथा ऑप्शन है लिम्फोसार्कोमा। लिम्फोसार्कोमा क्या है? ये लिम्फोइड टिश्यू का मेलिग्नेंट ट्यूमर है। कैसा है? लिम्फोइड टिश्यू का मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इसे लिम्फोमा भी कहते हैं, यानी कि इसको लिम्फोमा भी कहते हैं। ये सिस्टेमिक होता है और कई ऑर्गन्स में फैल जाता है। अब अगर सिंपल सी बात याद रखनी है तो इसमें अपने को याद रखनी है कि ट्यूमर को कैसे पहचानेंगे, मतलब कौन सा ट्यूमर किस प्रकार का है। तो जिसमें ओमा लगा हो, जैसे कि फाइब्रोमा, है ना, फाइब्रोमा हो गया, लिपोमा हो गया और पेपिलोमा हो गया। लाइपोमा और पेपिलोमा, पेपिलोमा, ये किसके एग्जाम्पल है? बेनिन ट्यूमर के एग्जाम्पल है। दूसरे है मेलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरे कौन से हैं? मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये इनको कैसे पहचानते हैं? तो इसमें क्या लगा होता है? सार्कोमा लगा होता है। जैसे कि ये लगा है सार्कोमा, तो ये जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें सार्कोमा लगा होता है। जैसे कि कौन से? फाइब्रोसार्कोमा और उसके अलावा ओस्टियोसार्कोमा, इस प्रकार के होते हैं। तीसरा है एपिथेलियल ओरिजिन मेलिग्नेंट ट्यूमर। का नाम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए क्या लगा होता है? कार्सिनोमा। जैसे कि इसमें लगा है कार्सिनोमा, तो इनको इस प्रकार से पहचानते हैं। ये क्या होते हैं? एपिथेलियल ओरिजिन मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा से खत्म होता है। कि कौन से होते हैं? एडेनोकार्सिनोमा और दूसरा है इक्विमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? फाइब्रोमा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, घोड़े में दोनों नथुनों से हल्का लाल झाग आना और कर्कश ध्वनि किसे दर्शाता है? यानी कि घोड़े के जो नथुने होते हैं उनसे हल्का लाल लाल झाग आना और कर्कश ध्वनि किसे, मतलब कौन सी बीमारी को दर्शाता है, मतलब कहाँ, उसको क्या बोलेंगे, या मतलब कहाँ से हेमरेज हुआ है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है पल्मोनरी हेमरेज, दूसरा है नेजल हेमरेज, तीसरा है फेरिंजियल हेमरेज और चौथा है पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, तो अगर घोड़े के दोनों नथुनों से लाल रंग का हल्का झाग आ रहा है तो क्या समझेंगे उसको? इसका मतलब है खून फेफड़ों से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से आ रहा है। झाग भी होता है उसमें, है ना, क्योंकि झाग क्यों होता है? खून हवा के साथ मिक्स होता है, हवा के जैसे संपर्क में आता है तो खून झागदार हो जाता है। ये सिर्फ फेफड़े से निकल सकता है। साथ ही अगर ट्रेकिया पर हम ऑस्कल्टेशन यानी कि उसको एक प्रकार का दबा कर देखें तो कर्कश कर्कश या एबनॉर्मल हार्श साउंड सुनाई देता है, जो ये कंफर्म करता है कि ओरिजिन फेफड़ों के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्मोनरी हेमरेज। तो इसका सही आंसर क्या है? पल्मोनरी हेमरेज। और दूसरे ऑप्शन को समझते हैं, नेजल हेमरेज। ये क्या होता है? अगर खून सिर्फ नाक की नलियों, जैसे जैसे कि ये दो नली है, तो इनसे अगर खून आ रहा है सिर्फ नाक से तो इसको क्या बोलेंगे? नेजल हेमरेज, है ना। खून सीधा बहता है, वो झागदार नहीं होता, यानी कि इसमें झाग नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसमें क्या है? झाग नहीं होगा, इसमें झाग नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है फेरिंजियल हेमरेज। ये गले गले के हिस्से से खून आना दर्शाता है। फिर कहाँ से? फेरिंग से। इसमें खून निकलने की टेंडेंसी दिखती है, मतलब खून अंदर ही जाता है। ये नेजल डिस्चार्ज मिक्स्ड हो सकता है, मतलब इसमें नेजल का डिस्चार्ज होता है तो मिक्स हो सकता है, लेकिन झागदार और साउंड दोनों ऑब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? कर्कश साउंड और झागदार खून दोनों ऑब्सेंट होते हैं। चौथा ऑप्शन है पल्मोनरी कंजेशन। ये अलग ही ऑप्शन है। ये लंग्स में खून भरने को की स्थिति को क्या कहते हैं? पल्मोनरी कंजेशन बोलते हैं। जैसे कि लंग्स में अगर खून भर गया तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कंजेशन। इसमें खून बाहर नहीं आता, सिर्फ ऑस्कल्टेशन यानी कि उसको दबाने पे महसूस होता है, कंजेशन साउंड मिलता है। ठीक है, झागदार लाल खून और नेजल डिस्चार्ज में नहीं दिखता है। ठीक है, सिंपल सा समझिएगा, जहाँ पे फोमी ब्लड और दोनों नाक से खून आना और हर्ष साउंड यानी कि कर्कश जैसा साउंड और उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी हेमरेज। दूसरा है अगर प्लेन ब्लड आ रहा है, मतलब सिंपल सा ब्लड आ रहा है किसी एक नाक से है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेजल हेमरेज। तीसरा है ब्लड विथ स्वेलिंग साइन, मतलब ब्लड भी आ रहा है और उसमें कुछ साइन भी नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे फेरिंजियल हेमरेज। और चौथा है अगर जिसमें ब्लड भी नहीं आ रहा, ओनली लंग में कुछ दिक्कत आ रही है, कंजेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे?
उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉरी बार बार कॉल आ रहा है, उसको बोलेंगे पल्मोनरी कंजेशन। अगला क्वेश्चन है, दाएं फ्लैंक पर तरल छपछपाहट की आवाज किसे इंगित करती है? दाएं फ्लैंक पर यानी कि राइट फ्लैंक पर अगर छपछपाहट की आवाज आ रही है तो ये कौन सी बीमारी को यानी कि कौन से सिम्टम को इंगित करती है? पहला ऑप्शन है आंतों में रुकावट, दूसरा है एबोमेजम वॉल्व्यूशन यानी कि उसमें रुकावट, तीसरा है पैरालाइटिक इलियसन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जैसे कि पहला ऑप्शन है आंतों में रुकावट रुकावट आंतों में रुकावट, अगर आंतों में कहीं रुकावट हो जाती है तो भोजन पानी गैस आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि इंटेस्टाइन में अगर कहीं रुकावट है तो उससे आगे भोजन नहीं बढ़ पाएगा, जिससे आगे की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा है आंतों में रुकावट और दूसरा ऑप्शन है एवोमेजम में वॉल्व्यूशन, यानी कि गाय भैंस में खासकर हाई यील्ड डेयरी काउ जो ज़्यादा दूध देती है उसमें ये कंडीशन ज़्यादा बनती है। इसमें क्या होता है, एवोमेजम यानी एवोमेजम में जब गैस भर जाती है तो उसका जो एवोमेजम वाला पार्ट है, मतलब स्टमक का जो एवोमेजम वाला पार्ट है वो घूम जाता है, उसके अंदर जैसे घूमता है तो वहां रुकावट आ जाती है और वो अंदर उसके द्रव्य भरा रहता है और गैस भी इकट्ठा होती रहती है। तीसरा ऑप्शन है पैरालिटिक इलियसन, यानी कि इसमें आंतों की नॉर्मल मूवमेंट बंद हो जाती है। जब जब पैरालिटिक इलियसन होता है तो आंत में गैस और तरल जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, छपछपाहट की आवाज आती है। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। अगला है हाइपोथर्मिया किन स्थितियों में होता है? हाइपोथर्मिया यानी कि कम तापमान कौन कौन सी स्थितियों में होता है? पहला है शोक की स्थिति में, दूसरा है पार्चुरेंट पेरेसिस यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम की स्थिति में, तीसरा है तीव्र रूमेन ओवरलोड की वजह से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये होता क्या है? हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? शरीर का तापमान सामान्य से गिर जाना, यानी कि एबनॉर्मल टेम्परेचर हो जाता बॉडी का, जिस वजह से हाइपोथर्मिया की कंडीशन बनती है। इसका पहला ऑप्शन क्या है? शोक की स्थिति कब बनती है? शोक की स्थिति शरीर में टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, उस कंडीशन में शोक की स्थिति बनती है, जिससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन घटने से हीट लॉस ज्यादा और हीट प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि उसका लॉस तो ज्यादा होगा लेकिन प्रोडक्शन उसका कम होगा, इसलिए शोक में हाइपोथर्मिया हो सकता है। दूसरा है पार्चुरेंट पेरिसिस, ये क्या होता है? इसे हम मिल्क फीवर भी कह सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं, जो कि क्या होता है, डेयरी गाय बैलों में खासकर काल्विंग के बाद यानी कि बच्चे देने के बाद की स्थिति है ना। इसमें क्या होता है, हाइपोकैल्शियम हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे मसल्स फंक्शन और शारीरिक क्रिया धीमी हो जाती है। जब मसल्स एक्टिविटी कम हो जाए तो बॉडी हीट प्रोडक्शन कम कर देती है, इससे क्या होता है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन बन जाती है। तीसरा ऑप्शन है तीव्र रूमेन ओवरलोड, जब जानवर को कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अनाज ज्यादा मात्रा में खा लेती है तो उसके क्या है, रूमेन का फर्मेंटेशन बहुत तेज हो जाता है, इससे क्या होता है, एसिडोसिस और टॉक्सीमिया की कंडीशन बन जाती है। सिस्टेमिक इफेक्ट की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पेरा एम्पी स्टोमम सर्वी के मध्यवर्ती होस्ट कौन से, यानी इंटरमीडिएट पेरा एम्पी स्टोमम के इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला है इंडोप्लोनर्विस एक्सटस, दूसरा है गायरलस कन्वेक्सिकुलस, तीसरा है लिम्निया ल्यूटियोला, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये क्या होता है, पेरा एम्पी स्टोमम सर्वी, ये क्या होता है, रूमन फ्लूक है, जो मुख्यतः किसमें फैलता है, किसमें पाया जाता है, पशुओं के रूमेन और रेटिकुलम में पाया जाता है। यहाँ पर लिम्निया ल्यूटियोला घोंघा, यानी कि इसका आंसर क्या है, लिम्निया ल्यूटिया सही आंसर है। यहाँ पर लिम्नियो ल्यूटियोला घोंघा पेरा एम्पी स्टोमम सर्वी का मुख्य इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, कौन सा होस्ट है, लिम्नियो ल्यूटियोला। ठीक है, ये आंसर सही है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, इंडोप्लोनर्विस यानी कि इंडोप्लोनर्विस एक्सटस क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का फ्लूक ही है, ये क्या है, लीवर फ्लूक है, फेसियोला हेपेटिका और फेसियोला जेनेटिका का इंटरमीडिएट होस्ट है ये।
ठीक है, इसलिए इसको पैरा एम्फीस्टोम सर्वी के लिए करेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, दूसरा है गायरुलस कन्वेक्सिकुलस। ये क्या होता है, ये स्नेल कुछ टेर्मिटोड का होस्ट होता है, कुछ टेर्मिटोड का होस्ट हो सकता है, लेकिन पैरा एम्फीस्टोम सर्वी का स्पेसिफिक इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। ठीक है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, लिम्नियो लोटियला। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, ट्रेमेटोड यानी कि स्नेल क्या होते हैं, स्नेल हमेशा ट्रेमेटोड के लिए इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। पॉइंट लिख के रखिएगा, ये स्नेल क्या होते हैं, हमेशा ट्रेमेटोड के लिए इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 का क्वेश्चन है, सिस्टोसोमा इंडिकम कहाँ पाया जाता है, यानी कि कहाँ पाया जाता है, सिस्टोसोमा इंडिकम कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला एओर्टा, दूसरा है रेनल आर्टरी, तीसरा है जुगुलर वेन, चौथा है मेजेंट्रिक आर्टरी, वेन्स। तो पहला ऑप्शन क्या है, महाधमनी। सबसे पहला ऑप्शन है महाधमनी यानी कि एओर्टा। इसमें क्या होता है, एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ये तो आपको पता ही है, एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी। इसमें क्या होता है, सिस्टोसोमा इंडिकम नहीं रहता है। ठीक है, कुछ रेयर बम्स जैसे स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस घोड़ों में एओर्टा में थ्रोम्बोसिस और एनुरिज्म करते हैं, लेकिन सिस्टोसोमा इंडिकम में नहीं पाया जाता। दूसरा है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी किडनी को रक्त सप्लाई करती है, यहाँ पर भी सिस्टोसोमा की स्पीसीज नहीं पाई जाती। तीसरा है जुगुलर वेन, जुगुलर वेन तो आप जानते ही हो, जिसमें आईवी लगाई जाती है। जुगुलर वेन में क्या होता है, ब्लड रिटर्न करती है, जुगुलर वेन गर्दन में होती है और ये क्या करती है, ब्लड को रिटर्न करती है। यहाँ सिस्टोसोम नहीं पाए जा सकते। ठीक है, चौथा है मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक वेन, सॉरी मेजेंट्रिक वेन। ये वेन क्या होती है, आंतों को ब्लड सप्लाई करती है ना, और यहाँ पर सिस्टोसोमा इंडिकम व अन्य सिस्टोसोम भी रहते हैं। ठीक है, सिस्टोसोमा इंडिकम एक महत्वपूर्ण ब्लड फ्लूक है जो मुख्य रूप से मेजेंट्रिक वेन से यानी कि आंत की सिरा में पाया जाता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, नरम ऊतक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू में एक्टिनोमाइकोसिस का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। पहला ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवोमेजम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसोफेजियल ग्रूव, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या होता है एक्टिनोमाइकोसिस, ये क्या होता है, ये क्रोनिक और सपोरेटिव ग्रेनुलोमेटस डिसीज होती है। कैसी होती है, ग्रेनुलोमेटस डिसीज होती है, जो ज्यादातर क्या होती है, एक्टिनोमाइकोसिस बोविस में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बीमारी केटल, बफेलो एवं अन्य रूमिनेंट से रूमिनेंट में पाई जाती है। अगर हम सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो क्या होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है, जीभ होती है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं, तो इसके सही आंसर क्या है, जीभ की संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग। पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें, एवोमेजम की संलिप्तता। ठीक है, एवोमेजम की संलिप्तता से मतलब है एवोमेजम आमतौर पर एक्टिनोमाइकोसिस से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये ज्यादातर क्या हो, यहाँ क्या होती है, ज्यादातर कॉमन डिसीज होती है, जैसे कि एवोमेजम डिस्प्लासमेंट हो गया, एवोमेसाइटिस हो गया, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हो गया, इस प्रकार की बीमारियां यहाँ पे बनती है। दूसरा है इसोफेजियल ग्रूव में की संलिप्तता यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसोफेजियल ग्रूव। ये क्या होता है, इसोफेजियल ग्रूव मुख्य रूप से यंग काल्व के दूध को रूमेन बाईपास कराकर एवोमेजम तक ले जाया जाता है। कहाँ तक, एवोमेजम तक ले जाया जाता है, किसके द्वारा, इसोफेजियल ग्रुप। मुख्य रूप से जो यंग काल्व होते हैं, यंग काल्व जब दूध पीते हैं तो दूध को रूमेन से बाईपास कराकर एवोमेजम तक ले जाने के लिए होता है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 19वां, रेबीज किस प्रकार की सूजन पैदा करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है नॉन सपोर्टेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस, दूसरा है सपोर्टेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस, तीसरा है नॉन सपोर्टेटिव इंसेफ्लाइटिस, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा, नॉन सपोर्टेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस। इसका पहला ही आंसर है नॉन सपोर्टेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस। अब इसको समझते हैं होता क्या है रेबीज। ये क्या है, होता है रेबीज एक न्यूरोटॉपिक वायरस है। कौन सा वायरस है, एक न्यूरोटॉपिक वायरस है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। कहाँ पे टारगेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। जब ये वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है तो हम वहाँ इन्फ्लामेशन
मतलब जब इस ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड में पहुंचता है तो वहां पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन करता है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन मवाद वाला नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, मवाद वाला नहीं होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन सपोरेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस, यानी कि पस के बिना वाली सूजन जो दिमाग और स्पाइनल कोर्ड दोनों में होती है। यही इसका सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सपोरेटिव इंसेफ्लोमिलाइटिस, यानी कि इसमें मवाद वाली सूजन होती है। ऐसी सूजन ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, लिस्टेरिया हो गया, और रेबीज में कभी भी पस नहीं बनता है। तीसरा तीसरा ऑप्शन है नॉन सपोरेटिव इंसेफ्लाइटिस, रेबीज इंसेफ्लाइटिस करता है। ध्यान रखिएगा, रेबीज क्या है, इंसेफ्लाइटिस करता है, यानी कि इंसेफ्लोमिलाइटिस भी करता है और इंसेफ्लाइटिस भी करता है, लेकिन स्ट्रिक्टली देखा जाए तो इंसेफ्लोमिलाइटिस करता है, क्योंकि यह ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों को इन्फ्लामेशन करता है। ठीक है, अगर सिर्फ ब्रेन होता तो इंसेफ्लाइटिस, अगर सिर्फ ब्रेन होता तो क्या क्या बोलते हैं, इसको इंसेफ्लाइटिस बोलते, और ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड है तो इंसेफ्लोमिलाइटिस बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोलिबेसिलस सामान्यतः किस आयु वर्ग के जानवरों में होता है। कोलिबेसिलस विशेषकर बछड़ों में होता है। कब होता है, 1 से 3 दिन के उम्र के जानवरों में ये डिसीज डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1 से 3 दिन। कोलिबेसिलस क्या होता है, न्यूबॉर्न काल्व्स यानी कि जो बछड़े होते हैं उनमें, और पिगलेट्स में 1 से 3 दिन की उम्र में होता है। क्यों होते हैं, इस एज ग्रुप में पैसिव इम्यूनिटी पूरी तरह डेवलप नहीं होती है, उसके कारण ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जांच जिसमें जानकारी एकत्र की जाती है और कारणात्मक परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया जाता क्या कहलाता है। ऑप्शन है सर्वेक्षण, निगरानी, साइनरिज्म या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है सर्वेक्षण। इसका सही आंसर क्या है, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है, ये डेटा तो एकत्रित करता है ना, सिर्फ डेटा एकत्रित करता है लेकिन उसका परीक्षण नहीं करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या था, निगरानी। तो अपना सही आंसर क्या है, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। दूसरा है सर्विलांस, ये क्या होता है, इसमें न केवल डेटा इकट्ठा किया जाता है बल्कि बीमारी के ट्रेड को भी देखा जाता है, यानी कि बीमारी कहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है, ये सारी जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, उसका परीक्षण भी किया जाता है। तीसरा है सेनरिज्म। ठीक है, सेनरिज्म मतलब, सिनर्गिज्म मतलब वे दो कारक, वे दो कारकों की मिलीजुली प्रक्रिया है, जैसे दो रोगजनक मिलकर असर बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने सल्फा और सल्फर ट्राइमेथोप्राइम का सिनर्गिज्म देखा होगा, उसी प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई रोग बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, इंडेमिक कहते हैं या पेंडेमिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, पेंडेमिक। इसका सही आंसर क्या रहेगा, पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, स्थानीय यानी कि लोकल क्षेत्र में, जैसे कि एक राज्य मान सकते हैं, एक राज्य में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। दूसरा है इंडेमिक, यानी कि स्थानिक, उसको क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या में किसी देश में अगर फैला हो तो, जैसे कि अगर देश में फैला है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडेमिक। इंडेमिक इससे क्या होता है, जैसे कि बीमारी फैली थी एक समय पे बिहार में, काला आजार, काला आजार, इनके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, काला आजार। और अगर स्टेट में, जैसे कि ये देश में फैली थी, पूरे देश में किसी देश में अगर फैलती है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडेमिक। और किसी राज्य में फैली थी, जैसे कि बिहार में क्या फैला था, स्वाइन फ्लू फैला था एक टाइम पे, बिहार में क्या फैला था, स्वाइन फ्लू फैला था। आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग बहुत खराब है। तीसरा ऑप्शन है वैश्विक महामारी यानी कि पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, एक से अधिक देश में या बड़ी संख्या में या महाद्वीपों में जो फैलती है उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि कोरोना फैला था, कोविड-19, इसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, पशुओं से संबंधित शरारत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 428 और 429 आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, और दूसरा ऑप्शन है 336 आईपीसी,
तीसरा ऑप्शन है 304A आईपीसी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो इसको समझते हैं क्या होता है पशुओं से संबंधित शरारत, है ना। जैसे कि पशु को जहर देना या मारना, गंभीर चोट पहुंचाना एक क्या है, दंडनीय अपराध है, ये शरारत की श्रेणी में आती है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो 428 और 429 आईपीसी की धारा में आता है। अब 300 ये से एकदम सही आंसर है, ठीक है। किसमें आता है 428 और 429, यानी कि पशु से संबंधित शरारत किसी धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत आता है। दूसरा है 336 आईपीसी, ये क्या होती है? 336 आईपीसी गंभीर चोट पहुंचाने मानव पर लागू होती है। किसमें? सिर्फ ह्यूमन पर लागू होती है, ये ह्यूमन पर लागू होती है, ये सिर्फ ह्यूमन पर लागू होती है। 304 क्या होता है? 304 होता है लापरवाही से हुई मौत, ये भी ह्यूमन पर लागू होता है, ठीक है। ये दोनों ह्यूमन पर लागू होते हैं, लेकिन ये जो 428 है और 429 है क्या है, सिर्फ पशुओं पर लागू होती है। अगला है संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी कि संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2009, 2010 और 2008 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 2009। यानी कि इस अधिनियम में क्या क्या होता है? 2009 इसका सही आंसर है। तो इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? रोगों की समय से पहचान करना, रोकथाम के लिए उचित कदम उठाना और बीमार पशु का पृथक्करण यानी कि उसको अलग करना और जरूरत पड़ने पर पशु को मारना या उपचार देना, ये सभी चीजें आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थेरेकोटोमी के बाद फेफड़ों के ढहने से बचने के लिए सर्जन की, मतलब जो सर्जन होता है उसकी प्राथमिक चिंता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है इंटरकोस्टल मसल को सही ढंग से सिलना, दूसरा है लेटरल थोरेसिक मांसपेशियों को सिलना, तीसरा है बंद करने से पहले फेफड़ों को नम रखना, चौथा है प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर बनाए रखना, नेगेटिव प्रेशर बनाना। तो इसका सही जो आंसर है प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर बनाए रखना, ठीक है। आइए इसको थोड़ा डीप समझते हैं क्या होता है थोरेकोटोमी। ये एक बड़ी शल्य चिकित्सा होती है। किसी की थोरेक्स को हटाकर उसकी पूरी यानी कि उसको अलग अलग करके कोई सी सर्जरी करना, उसको क्या बोलते हैं? थोरेकोटोमी बोलते हैं। ये क्या होता है? बड़ी शल्य चिकित्सा होती है जिसमें क्या होता है, छाती की दीवार को खोला जाता है। ये अक्सर कब होता है? फेफड़े, हृदय या अन्य थोरेसिक अंगों तक पहुंचने के लिए। कहाँ कहाँ? फेफड़े में अगर कोई सी सर्जरी करनी हो, या हृदय में करनी हो, या अन्य थोरेसिक अंगों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। लेकिन जब सर्जन इस ऑपरेशन को पूरा करता है, क्या होता है? जब सर्जन इस ऑपरेशन को पूरा करता है तो चेस्ट को बंद करता है, चेस्ट को बंद करता है, तब एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर स्थिति सामने आती है। कौन सी? फेफड़ों का ढह जाना यानी कि लंग्स कोलैप्स, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब हमारे फेफड़े सामान्य स्थिति में होते हैं तो उसमें क्या होती है? एक नेगेटिव प्रेशर इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट कार्य करता है, यानी कि फेफड़े और चेस्ट वाल्व के बीच की जगह प्लूरल कैविटी में वायु दाब से कम होता है। यानी कि जो बाहरी दाब है उसमें और अंदर का जो दाब होता है उसमें, यानी कि प्लूरल कैविटी में वातावरण से कम दाब होता है, यानी कि नकारात्मक नेगेटिव प्रेशर होता है, जो क्या करता है? जो फेफड़ों को फैले रहने में मदद करता है, यानी कि फेफड़े सिकुड़े ना उसके लिए मदद करता है। लेकिन जैसे ही चेस्ट कैविटी खोली जाती है, यानी कि थोरेसिक कैविटी को खोला जाता है, तो उसमें नेगेटिव प्रेशर नष्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है? वायुमंडलीय दाब यानी कि बाहर का जो दाब होता है वो भर जाता है, जिसके परिणाम क्या होते हैं? फेफड़े कोलेप्स करने लगते हैं। इसलिए सर्जन की प्राथमिक चिंता क्या होती है? ऑपरेशन समाप्त करने के बाद प्लूरल कैविटी में फिर से नेगेटिव प्रेशर को रिस्टोर करना। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अक्सर सर्जन चेस्ट ट्यूब या सक्शन सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे सर्जिकल क्लोजर के बाद भी फेफड़े पूरी तरह फैले रहें और मरीज को सही से सांस लेने में मदद मिले, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो क्या होता है? थोरेकोटोमी के बाद लंग्स के कोलैप्स को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या होता है? प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर को दोबारा बनाना, ताकि लंग्स अपनी सामान्य स्थिति में फैलकर कार्य कर सके, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया,
लेकिन समझना जरूरी है कि नेगेटिव प्रेशर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, जब आंतें क्या है, पेट की गुहा से बाहर निकलती है और विस्थापित भाग पेराइटल पेरिटोनियम से ढका होता है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब आंतें पेट की गुहा से बाहर निकलती है, वो विस्थापित भाग पेराइटल पेरिटोनियम से ढका होता है, तो उसे क्या कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है, हर्निएशन, इन्वेंट्रेशन, तीसरा इंटुसेप्शन, चौथा है वल्व्यूस वल्वस वल्वुलस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हर्निएशन क्या होता है। हर्निएशन आंत उस जगह से निकल जाना जहां से वे सामान्य स्थिति में होती है। आंत का क्या होता है, अपनी जगह से निकल जाना। आंत का उस जगह से निकल जाना जहां से वे सामान्यता स्थिति में होती है। जैसे कि आपने सुना होगा अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया। दूसरा क्या होता है, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया, ये क्या होते हैं, हर्निएशन यानी हर्निया का होता है। दूसरा क्या है, इन्वेंट्रेशन। इन्वेंट्रेशन यही अपना सही आंसर है, हर्निएशन, है ना। जब आंतें पेट की गुहा से बाहर बाहर निकलती है और विस्थापित भाग पेरिटोनियम से ढका रहता है, यानी कि बाहरी परत से ढका रहता है। तो अम्बिलिकल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो अंदर ही रहता है, ना कि बाहर आता है। अब इन्वेंट्रेशन क्या होता है, जब पेट की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए। इवेंट्रेशन क्या होता है, जब पेट की दीवारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए और आंत बाहर आ जाए लेकिन पेरिटोनियम की परत भी फटी हो। इसमें ध्यान रखना क्या होता है, पेरिटोनियम से ढका हो, यानी कि इसमें इसमें क्या होता है, पेरिटोनियम की परत फटी होती है। ठीक है, तो पेरिटोनियम की फटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इवेंट्रेशन। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इंटुससेप्शन। एक भाग की, यानी कि एक भाग, आंत का जो एक भाग होता है वो आंत के दूसरे भाग में धंस जाता है, इसको भी बोलते हैं इंटुससेप्शन। जैसे कि ये भाग है और ये भाग इसमें धंस जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटुससेप्शन। और वल्वुलस क्या होता है, जब आंत अक्ष पर मुड़ जाती है, यानी कि ये आंत है, अब ये अपने आंत मुड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वल्वुलस। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में कोहनी के अव्यवस्था को कम करते समय जोड़ को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। कुत्ते में कोहनी की अव्यवस्था को कम करते समय जोड़ को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। तो एल्बो लैक्सेशन क्या होता है, एल्बो लैक्सेशन का अर्थ होता है कि कोहनी के जोड़ की हड्डियां अपनी सामान्य स्थिति में। एल्बो लैक्सेशन का क्या अर्थ होता है, जो सामान्य स्थिति होती है उससे बाहर आ जाती है ना। विशेष रूप से यह है रेडियस और अल्ना की हड्डी का हुमेरस से अलग हो जाना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, फ्लेक्सेशन, मतलब जोड़ का मुड़ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुत्ते की नस्ल पेराइनल फिस्टुलस के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है। कौन सी नस्ल होती है, कुली, जर्मन शेफर्ड, बॉक्सर और बुलडॉग। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। पेराइनल फिस्टुला क्या होता है, एक क्रोनिक और दर्दनाक स्थिति होती है जिसमें एनस के चारों ओर छोटे छोटे छिद्र और नालियां बन जाती है, इसमें पस और ब्लड आता है। ठीक है, पेराइनल फिस्टुला क्या होता है, यानी कि एक दर्द होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र और नालियां बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पेराइनल फिस्टुला। ये जर्मन शेफर्ड वाली ब्रीड में होता है। अगला क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो गर्भाशय की परत को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करती है, यानी कि यूटेराइन मुकोशा को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती है, तो कौन सी होती है, एलएच होता है या स्टडियल होता है या प्रोलेक्टिन या प्रोजेस्टेरॉन। आंसर बताइए। आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या होता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, ना कि इम्प्लांटेशन करता है। ठीक है, कैसा करता है, ये है ओवुलेशन को ट्रिगर, यानी कि उसको बढ़ाता है, और ये इम्प्लांटेशन में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा है स्टडियल,
ये एंडोमेट्रियम की वृद्धि में मदद करता है। जो यूटरस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम उसकी वृद्धि में मदद करता है, लेकिन ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं करता। ठीक है, तो पहला भी कट है, दूसरा भी कट है। तीसरा है प्रोलेक्टिन, लेक्टेशन में मदद करता है। साफ, इसका अलग ही कार्य है, लेक्टेशन मदद करता है। चौथा है प्रोलेक्टिन, ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम को गाढ़ा, पोषक युक्त और भ्रूण के लिए अनुकूल बनाता है। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोमोनास संक्रमण में गर्भपात किस गर्भकाल चरण में होता है, यानी कौन से ट्राइमेस्टर में होता है? अंतिम लास्ट ट्राइमेस्टर, मध्य ट्राइमेस्टर यानी मिडल ट्राइमेस्टर, प्रथम ट्राइमेस्टर या अंतिम ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो क्या होता है प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, ट्राइकोमोनास एक प्रोटोजोआ होता है जो ट्राइकोमोनास फीटस द्वारा फैलता है, यानी परजीवी द्वारा फैलता है। और ये मिडिल ट्राइमेस्टर, यानी कि मिडिल ट्राइमेस्टर कौन सा, 3 से 6 माह का जो होता है उसमें, उसको मिडिल ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और उसी का ये सही आंसर है। ठीक है, ट्राइकोमोनास का फैलता है मध्य त्रैमासिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय में प्रारंभिक गर्भावस्था का रेक्टल परीक्षण करते समय गर्भावस्था का एक विश्वसनीय संकेत कौन सा है, यानी पीडी करते समय गाय की प्रारंभिक जांच में कौन सा एक विश्वसनीय संकेत है? ठीक है, सबसे पहले भ्रूण झिल्ली का सरकना और एमनियोटिक वेसाइकल का मिलना। दूसरा है एक बड़ा हुआ गर्भाशय सिंह, यानी कि जो होन अगर मान लो एक बड़ा है और एक छोटा। तीसरा ऑप्शन है एक अंडाशय पर स्पष्ट कार्पस ल्यूटियम का बनना। चौथा ऑप्शन है मध्य गर्भाशय धमनी में कंपन, यानी कि फ्रीमिटस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भ्रूण झिल्ली का खिसकना। ठीक है, ये विश्वसनीय होता है। कब होता है ये? 30 से 60 दिन की स्थिति में इसका पता लगता है ना। भ्रूण के चारों ओर भरी हुई झिल्ली में क्या होता है, तरल पदार्थ की थैली बन जाती है। तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है थैली में, जिससे क्या होता है, एमनियोटिक वेसाइकल महसूस होने लगती है और भ्रूण की झिल्ली का खिसकने लगती है। कब होता है? 30 से 60 दिन, याद रखिएगा। और इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बड़ा हुआ गर्भाशय सिंह। ये क्या होता है, ये एक सपोर्टिव संकेत है, ना कि प्राथमिक गर्भावस्था का परीक्षण का विश्वसनीय संकेत है। ये एक सपोर्टिव संकेत है, कभी एक नॉन प्रेग्नेंट में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कार्पस लूटियम। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक अंडाशय पर स्पष्ट कार्पस लूटियम। ये अंडाशय में अंडोत्सर्ग के बाद बनता है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्यूडो प्रेगनेंसी में भी ये बन जाती है, जैसे कि कुतिया में कभी कभी ये बन जाती है। चौथा ऑप्शन है मिडल यूट्राइन आर्टरी, यानी कि मध्य गर्भाशय धमनी में कंपन। तो ये केवल 4 से 5, हाँ ये कब पहचान आती है, सॉरी 4 से 5 माह की टाइम पे समझ में आता है। तो इसका सही आंसर क्या है, भ्रूण झिल्ली का सरकना। अगला क्वेश्चन है, इंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा किस में होता है? इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? ऑप्शन है घोड़ा, ऑप्शन क्या है, घोड़ा, कुत्ता, गाय या भेड़। तो क्या होता है, प्लेसेंटा का टाइप जानना पशु के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे पहचान सकते हैं कि पशु में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है। क्योंकि ये भ्रूण और माता के बीच में एक पोषक और गैसों का आदान प्रदान करता है, इस वजह इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले घोड़ा में कौन सा होता है? घोड़े और सुअर में इपिथीलियो कोरियल होता है। ठीक है, इपिथीलियो कोरियल टाइप का प्लेसेंटा होता है। ठीक है, दूसरा है कुत्ता और बिल्ली में कौन सा है? इंडोथीलियल, है ना, इंडोथीलियल टाइप का प्लेसेंटा होता है, यही हमारा राइट आंसर है। तीसरा है गाय में कौन सा होता है? गाय में होता है सिनिपिथीलियो कोरियल का, सिन इपिथीलियो कोरियल टाइप का प्लेसेंटा होता है। मतलब भेड़ में भी होता है और ये गाय में भी होता है। इसका सही आंसर क्या है? कुत्ता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाली दौड़ किस पशु से संबंधित है? नाली दौड़ किस पशु से संबंधित है? तो ये है ऊंट से संबंधित। राजस्थान में क्या होता है,
राजस्थान में एक पारंपरिक दौड़ होती है, उसमें ये ऊँटों की एक विशेष दौड़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0 से 6 सप्ताह की उम्र के ब्रायलर के लिए कौन सा एक उचित फीड कन्वर्जन रेशियो होता है, यानी कि एक सही एफसीआर कौन सा है 0 से 6 सप्ताह के बीच के लिए। ऑप्शन है 1.6, 1.8, 1.4 या 1.2। तो इसका सही आंसर है 1.6। एफसीआर कितना होना चाहिए, 1.6 होना चाहिए फीड कन्वर्जन रेशियो। अगला क्वेश्चन है पोल्ट्री के लिए ताप तटस्थ क्षेत्र यानी कि थर्मो न्यूट्रल जोन किस तापमान सीमा में होता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 13 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा नन ऑफ अबव। इसमें देखेंगे जो पोल्ट्री का TNZ यानी थर्मो न्यूट्रल जोन क्या होता है, 13 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो पोल्ट्री अपने शरीर को गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब अगर इससे टेम्परेचर कम हुआ तो उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे क्या होता है, जिससे फीड इफिशियंसी घट जाती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा हुआ तो पोल्ट्री गर्मी से राहत पाने के लिए पेंटिंग करेगी, जिसे हम हीट स्ट्रेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दुग्ध पशुओं को धोने की सही विधि कौन सी है। दुग्ध पशु को धोने की या दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन है फिस्टिंग, नकलिंग, स्टीपिंग या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टीपिंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, स्टीपिंग। ये विधि क्या होती है, उंगलियों से तन को जड़ से पकड़कर धीरे धीरे नीचे की ओर दूध खींचते हैं, जिससे दूध को निचोड़ कर लाया जा सके, तथा ये वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मिली दूध बनाने के लिए कितना रक्त स्तर स्तन ग्रंथियों से गुजरता है, यानी कि 1 ml दूध बनाने के लिए कितने रक्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 400 से 500 ml। ये क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों और एनिमल फिजियोलॉजी के अनुसार क्या होता है, 1 ml दूध के निर्माण के लिए लगभग 400 से 500 ml ब्लड स्तन ग्रंथियों से होकर गुजरता है, तब जाकर 1 ml दूध बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम ब्रूडर में पहले सप्ताह में प्रति चूजे को कितनी जगह होनी चाहिए, यानी फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए, यानी कि पर चिकन, एक चिकन के लिए जो एक चिक होता है उसके लिए फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए। एक चिक के लिए फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए। तो ब्रूडिंग के प्रारंभिक सप्ताह में प्रति चूजे को लगभग कितना 200 से 250 स्क्वायर सेंटीमीटर 200 से 250 स्क्वायर सेंटीमीटर की आवश्यकता नहीं होती है। गलत क्वेश्चन है ये। ब्रूडिंग के प्रारंभिक सप्ताह में प्रति चूजे को लगभग 100 से 120 स्क्वायर सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर की जगह देना चाहिए। अगर चूजों को उचित जगह नहीं मिले तो उनमें क्या होता है, ओवर क्राउडिंग, यानी कि भीड़ भाड़ जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस रहेगा, ठीक, मोर्टेलिटी की संभावना बढ़ जाएगी और विकास में कमी आएगी, जैसे गंभीर नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 100 से 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है डीप लीटर प्रणाली में कूड़े की परत कितनी गहराई तक जमा की जाती है। ठीक है, डीप लीटर में जो मोटाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 8 से 12 इंच, 12 इंच में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नवजात बछड़े को कोलेस्ट्रम उसके शरीर के भार के कितने प्रतिशत देना चाहिए, यानी कि एक जो बछड़ा है उसका शरीर भार का कितना देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, 10 से 12% अपने को सही से देना चाहिए, यानी कि एक काल्व को 10 से 12% क्या देना चाहिए, कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए शरीर भार का, बॉडी वेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
बेल की नाक में पहली बार नथुनी यानी नोज रिंग किस उम्र में डाली जाती है? कब डालना चाहिए? ऑप्शन है 8 से 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ या 30 मंथ। तो इसका सही आंसर क्या है? 18 मंथ में डालना चाहिए। 18 मंथ में पहली बार नोज रिंग डाली जाती है। क्यों डालते हैं? एनिमल को कंट्रोल करने के लिए। एनिमल को कंट्रोल करने के लिए नोज रिंग डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ब्रूडिंग यानी कि आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में पहले सप्ताह में ब्रूडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो पहले सप्ताह कितना होना चाहिए? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा कितना होना चाहिए? 90, यानी कि घटाते जाएंगे। ठीक है, और तीसरा कितना होता है? तीसरे सप्ताह कितना होना चाहिए? 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएफए एक्ट 1976 के अनुसार गाय के दूध में न्यूनतम कितना एसएनएफ यानी कि सॉलिड नॉट फैट और फैट होना चाहिए? कितना होना चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन के अनुसार ऑप्शन है 8.5 एसएनएफ और 3.5 फैट%, या 7.5% एसएनएफ और 3.0 फैट%, या 6.5 एसएनएफ और 2.5 फैट%, 2.5 फैट%, या 9.5 एसएनएफ और 2.0 एसएनएफ फैट%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8.5 क्या होना चाहिए? इसमें सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए, और 3.5 क्या होना चाहिए? फैट होनी चाहिए। ये इसका सही आंसर है। अगला है, हार्वेट उपकरण यानी कि एक मशीन है हार्वेट उपकरण, दूध की किस भौतिक विशेषता को मापने में प्रयुक्त होती है? हार्वेट उपकरण किस लिए उपयोग में आता है? क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, या डेंसिटी के लिए। तो इसको समझते हैं क्या होता है। दूध का सामान्य जमने का तापमान कितना होता है? अगर दूध को जमाना है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.59 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, यदि इसमें पानी मिलाया जाए, अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, अगर इसमें पानी मिलाया जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चला जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? हार्वेट ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हार्वेट उपकरण यूज किया जाता है। अगला है, HTSS पाश्चुरीकरण में दूध को किस तापमान और समय के लिए गर्म किया जाता है? यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के पाश्चुरीकरण के लिए दूध को किस तापमान और समय के लिए गर्म किया जाता है? तो इसका सही क्या है? 72 पॉइंट यानी 72.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 72.8 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए। ये होता है हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, याद रखिएगा। क्या होता है? इस विधि में दूध को तेज उबालकर यानी तेज तापमान पर बहुत कम समय के लिए गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए? उत्तम गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए? उत्तम गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए? 4.22 से 4.5। ऑप्शन है, उत्तम गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 4.2 से 4.5, दूसरा है 4.5 से 4.8, तीसरा है 3.7 से 4.2, चौथा है 4.8 से 5.0। तो इसका सही आंसर क्या है? 3.7 से 4.2 एक सही आंसर है। ठीक है, अब ये उत्तम गुणवत्ता यानी कि वेरी गुड क्वालिटी की साइलेज के लिए कौन सा सही पीएच होता है? तो जो 4.2 और 4.5 का होता है, ये गुड क्वालिटी का होता है। क्या होता है? गुड क्वालिटी की साइलेज होती है ये। और ये क्या होता है? 4.5 से 4.8, ये क्या होती है? फेयर यानी कि संतोषजनक होती है। और ये क्या होती है? 3.7 से 4.2, ये क्या होती है?
वेरी गुड क्वालिटी की साइलेज होती है। चौथा ऑप्शन है 4.8 से 5, ये पुअर क्वालिटी की साइलेज मानी जाती है, पुअर क्वालिटी की साइलेज मानी जाती है। ठीक है, अगला है एंजियोटिक अटेक्सिया किस खनिज की कमी से होती है। एंजियोटिक अटेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, यानी किस मिनरल की कमी से होती है। ऑप्शन है सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। सही आंसर क्या है? सही आंसर है कॉपर। कॉपर डिफिशियंसी की वजह से होती है, यानी कि एंजियोटिक अटेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो कि भेड़ों के बछड़ों में होती है, किसके कारण? कॉपर की कमी से। अगला क्वेश्चन है रूमिनेंट्स में भोजन की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत मीथेन के रूप में नष्ट हो जाता है? कितने में हो जाता है? तो 10%। 10% किसमें? मीथेन में नष्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन है बीकानेरी ईप्स और मेरिनो रैम्स के क्रॉस से उत्पन्न एक भेड़ नस्ल कौन सी है जिसमें लंबा और महीन ऊन होता है? कौन सी है? ऑप्शन है गद्दी है, हिसारडेल है, मालपुरा है या कोरिडेल है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गद्दी। गद्दी तो क्या है? एक प्योर ब्रीड है, यानी कि ये किसी से क्रॉस नहीं है। ठीक है। दूसरा है हिसारडेल। हिसारडेल किससे बनी है? ये बनी है मागरा, यानी कि बीकानेरी फीमेल को क्या बोलते हैं? मागरा बोलते हैं। मागरा कोई बीकानेरी, ये यानी कि बीकानेरी भेड़ बोलते हैं। और किससे? मेरिनो से। मागरा और मेरिनो का मिक्स है ये। मेरिनो क्या हुआ? इसमें मेल, और बीकानेरी क्या होगा? फीमेल। ये इससे मिलकर बनी होती है हिसारडेल। अगली कौन सी? मालपुरा। मालपुरा किससे बनी? ये भी क्या है? प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीड है ये। चौथा है कोरिडेल। ये क्या किससे बनी है? ये बनी है मेरिनो से और लिंकन से। मेरिनो और लिंकन से बनी हुई है, डुअल पर्पस ब्रीड है ये। डुअल पर्पस ब्रीड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 2n में? तो इसका सही आंसर क्या है? 50। ठीक है। भैंस में सही क्रोमोसोम कितने होते हैं? 50 होते हैं। बकरी में कितने होते हैं? बकरी में 60 होते हैं। और स्वाम्प जो फेल होती है उसमें कितने होते हैं? स्वाम्प बफेलो में 48 होते हैं। और इंसानों में कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है। तो अपना सही आंसर क्या है? 50 किसमें होते हैं? बाबुलस बुवेलिस में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जब एक जीन दूसरे स्थान पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है एपिस्टेसिस, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? पहला है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है एपिस्टेसिस, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन या एपिस्टेसिस ये क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एपिस्टेसिस क्या होता है। एपिस्टेसिस क्या होता है? ये क्या होता है? एक जीन जब दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को सप्रेस कर देता है। क्या होता है? एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है। इसका मतलब है कि भले ही दूसरा जीन मौजूद है, यानी कि दूसरे जीन भले ही मौजूद है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती, इसको ही क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जीन का स्थायी परिवर्तन होता है। जीन का स्थायी परिवर्तन होता है। और ओवर क्रॉसिंग क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर ये क्या होता है?
क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज होता है, किसमें होता है? म्यूसिस में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एपिस्टेसिस। ठीक है, इसका सही आंसर एपिस्टेसिस है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ों में संयोग यानी संभोग की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? भेड़ में टपिंग कहते हैं। ठीक है, भेड़ में मेटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। केटल में क्या कहते हैं? सभी को बता देता हूं मैं। केटल में क्या कहते हैं? मेटिंग को केटल में सर्विस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। घोड़े में क्या कहते हैं? हॉर्स में कवरिंग कहते हैं। और भेड़ में क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े द्वारा त्यागी गई पहली मल सामग्री को क्या कहते हैं? फीसेस, एक्स्ट्रा, एक्सक्रेटा, मिकोनियम या पेलेट्स? फीसेस तो जो सभी पशु होते हैं, फीसेस जो सभी पशु होते हैं उनको बोलते हैं। पेलेट्स क्या होते हैं? पेलेट्स आप जानते हो, जो यानी कि भूसा हुआ या दाना हुआ, उनको पीस का जो बनाएगा उसको पेलेट बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मिकोनियम। मिकोनियम इसका सही आंसर है। फर्स्ट फीकल मटेरियल को क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। इसका कलर कैसा रहता है मिकोनियम का? पूछा जाता है क्वेश्चन, मिकोनियम का कलर कैसा रहता है? डार्क ग्रीन रहता है, डार्क ग्रीन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न लक्षणों के दो जीव जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है एलिल्स, लिंकेट, सेग्रीगेटेड या इंटरमीडिएट। इसका सही आंसर क्या है? लिंकेट। सही आंसर क्या है इसका? लिंकेट। क्या होता है लिंकेट? लिंकेट क्या होता है? जब दो अलग अलग ट्रेड वाले जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास रहते हैं तो इन्हें ही लिंकेट जीन कहते हैं। ठीक है, अब एलिल्स क्या होते हैं? एलिल्स होते हैं, एलिल्स का मतलब क्या होता है? एक ही जीन के विभिन्न रूप। कैसे? एक, जैसे कि एक टी ये है और एक टी ये है, ये इनके विभिन्न रूप हो गए। ठीक है, एक ही जीन के विभिन्न, यानी कि इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, तो यही इसके एलिल्स होते हैं। अब तीसरा है सेग्रीगेट। सेग्रीगेटेड का मतलब क्या है? सेग्रीगेटेड का नियम किसने दिया था? मेंडल का फर्स्ट लॉ है, जो कहता है, क्या कहता है? एक जीन के एलिल्स गेमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि गेमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन का नियम, यानी मेंडल का फर्स्ट लॉ जो है वो सेग्रीगेशन का नियम है। चौथा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि जब कोई भी एलील पूरी तरह डोमिनेंट नहीं होता, वो हाइब्रिड में दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? लिंकेट। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च समतुल्य आधारित ऊर्जा प्रणाली किसने दी थी? ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा है आर्म्सबाय, तीसरा ऑप्शन है केल्नर, चौथा है डुबोइस। इसका सही आंसर है केल्नर। केल्नर ने क्या दिया था? स्टार्च समतुल्य आधारित ऊर्जा प्रणाली का सिद्धांत दिया था। ठीक है, दूसरा है आर्म्सबी, इसने क्या दिया था? नेट एनर्जी का सिद्धांत दिया था। सिर्फ याद रखना, नेट एनर्जी किसने दी थी? किसने बताई थी? आर्म्सबी ने बताई थी। ठीक है, मॉरिसन ने क्या दिया था? मॉरिसन ने क्या दिया था? फीडिंग बुक दी थी। क्या दिया था? फीडिंग बुक दी थी। डुबोइस ने क्या दिया था? बेसल यानी बीएमआर जो दिया था वो डुबोइस ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसने क्या दिया था? बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसके बारे में समझाया था। अगला क्वेश्चन है, क्रेजी चिक डिसीज किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन B6? तो समझते हैं, ये क्रेजी चिक को क्या कहते हैं? इंसेफ्लोमिलेसिया। ठीक है, जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होता है? दिमाग की ब्लड वेसल्स में डैमेज और हेमोरेज होने लगता है। ठीक है,
इससे चूजे क्या है, घूम घूम कर चलते हैं, झटके लेते हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, क्रेजी चिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो आंसर है इसका विटामिन ई इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होते हैं, इसकी कमी से पॉलीन्यूराइटिस, किसमें, चिकन में, जिसे क्या कहते हैं, स्टार गेजिंग कहते हैं, यानी कि चूजा चूजा गर्दन को पीछे की ओर मोड़ की तरफ रखता है। और दो ही बीमारी होती है इसमें चूजों में, कौन सी, स्टार गेजिंग और पॉलीन्यूराइटिस। सी ऑप्शन है विटामिन बी 12। ये क्या है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन और डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीसियस एनीमिया होता है इंसानों में, और एनिमल्स में क्या होता है, पुअर ग्रोथ होती है, वीकनेस हो सकती है या कमजोरी हो सकती है, या एनीमिया हो सकता है, लेकिन क्रेजिचिक नहीं होता है। और इसका डी ऑप्शन है बी 6। बी 6 क्या बोलते हैं इसको, पायरिडॉक्सिन, यानी कि पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, कन्वुलेशन, यानी कि फिट्स जो आते हैं वो इसी की कमी से आते हैं। एनिमल जो रहता है उसकी ग्रोथ कम होती है और एनीमिया की कंडीशन बन सकती है। ये चूजों में क्या होता है, नर्वस साइन भी देता है, जिससे क्रेजी जैसी बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक मतलब उसी से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली खली में पाई जाने वाली बिसेली एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है अफ्लाटॉक्सिन, ऑप्शन क्या है, अफ्लाटॉक्सिन है, ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोसाइनोलेट है, या नॉन ऑफ दिस है। इसका सही आंसर क्या है, अफ्लाटॉक्सिन है। अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के खली में पाया जाने वाला एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है। ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ये तो एनर्जी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एनर्जी के लिए जो यूज होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है, जो जानवरों की मांसपेशियों और लीवरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लीवरों में पाया जाता है। ये टॉक्सिन या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है, सॉरी, ना। अगला ऑप्शन है ग्लूकोसाइनोलेट। ग्लूकोसाइनोलेट असल में मस्टर्ड और रेपसीड यानी सरसों की खली में पाया जाने वाला एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। ये क्या करता है, ये गोइटर जैसी समस्या पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, अफ्लाटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन खली में पाए जाने वाले कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को हीट ट्रीटमेंट से नष्ट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोसाइनोलेट, दूसरा है अफ्लाटॉक्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, चौथा है राइसिन, यानी कि अरंडी में जो पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जो है ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। इसका सही आंसर क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। क्या होता है, सोयाबीन की खली में सबसे प्रमुख जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। ये क्या होता है, ये ट्रिप्सिन जो प्रोटीनियस कंपाउंड है, क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या है, प्रोटीनियस कंपाउंड है जो पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की एक्टिविटी को रोक देता है, यानी इनहिबिट कर देता है। नतीजा क्या होता है इसका, जानवर प्रोटीन को ठीक से डाइजेस्ट और यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अगला अगला ऑप्शन है ग्लूकोसाइनोलेट, है ना। इसको समझते हैं, ये क्या होता है, मस्टर्ड जो अभी अपन ने पढ़ा है, मस्टर्ड सरसों और उसमें यानी कि अरंडी की जो वो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हीट से पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन है अफ्लाटॉक्सिन। ये क्या होता है, ये फंगल टॉक्सिन्स होता है, माइकोटॉक्सिन किसमें होता है, एस्परजिलस फंगस से बनता है ये अफ्लाटॉक्सिन। ये भी हीट स्टेबल होता है, हीट ट्रीटमेंट से नष्ट नहीं होता है। रिसिन क्या होता है, ये हाईली टॉक्सिक प्रोटीन है जो किसमें पाई जाती है, अरंडे की खली में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। अगला क्वेश्चन है, प्रसव उत्तर हीमोग्लोबिन यूरिया लाल पानी रोग किस खनिज की तीव्र कमी से होता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है कैल्शियम। तो क्या होता है, ये रोग खासकर उच्च दूध उत्पादन करने वाली दुधारू गाय और भैंस में होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रेड वाटर डिसीज कहते हैं। और रेड वाटर फीवर किसको बोलते हैं, रेड वाटर डिसीज किसको बोलते हैं, ये तो होती है फास्फोरस की कमी से, आपको याद ही है। ठीक है, जो एक और होता है रेड वाटर डिसीज हो गई, रेड वाटर फीवर होता है, ये किसके, बवेसिया को बोलते हैं ना, याद रखिएगा, बवेसिया को रेड वाटर फीवर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन है जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है, एंजियोटिक अटेक्सिया भेड़ में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्वेबेक डिसीज भी बोलते हैं। एनीमिया भी हो सकता है,
दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? ग्रास टेटनी या लैक्टेशन टेटनी, जिसमें मांसपेशियों में कंपन हो सकता है। अगला है कैल्शियम की कमी से क्या होता है? मिल्की फीवर हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन है 60वां, गाय भेड़ों में ब्लाइंड स्टेगर किस विषैले तत्व के कारण होता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, दूसरा है सेलेनियम, तीसरा है लेड, चौथा है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले मैग्नीशियम को देखते हैं किसकी कमी से होता है। ये ब्लाइंड स्टेगर किसकी कमी से होता है? इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी से क्या होता है? बोन डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। ये डिफिशियंसी में क्या होता है? स्लिप टेंडन पेरोसिस पोल्ट्री में हो सकती है ना। रिड्यूस फर्टिलिटी हो सकती है, स्केलेटन डिफॉर्मिलिटी देखने को मिलती है ना। अगला ऑप्शन है लेड। लेड पॉइजनिंग केटल में बहुत कॉमन है, खासकर एनिमल एक्सीडेंटल पॉइंट से ना। मतलब अगर ये क्या करता है लेड, जब कोई पशु, मतलब जो बैटरी होती है उनका जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको खा लेता है, जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। इसका सही जो आंसर है वो सेलेनियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग की कंघी बॉटल्स और जीभ किस पोल्ट्री नस्ल की विशेषता है? यानी कि जो पोल्ट्री में लक्षण होते हैं बैंगनी रंग की कॉम्ब और बॉटल्स, यानी कि जो लटकती बॉटल्स होती है, और जीभ किस पोल्ट्री नस्ल की विशेषता है? असील, चिटगांव, कड़कनाथ या कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है असील, चिटगांव, कड़कनाथ और नन ऑफ दिस, तो इसका सही जो आंसर है वो कड़कनाथ है। कड़कनाथ में क्या होता है? कड़कनाथ में इसको कड़कनाथ को क्या बोला जाता है? काला मांस भी कहते हैं। इसका मांस कैसा होता है? खून। इसका मांस, खून, त्वचा, कंघी, बॉटल्स, ये जीभ सब बैंगनी या काले रंग के होते हैं। यही कड़कनाथ की क्या है? एक यूनिक पहचान है। ठीक है। असील क्या है? असील एक लड़ाकू मुर्गी है जिसका शरीर क्या होता है? मजबूत होता है और आक्रामक होती है ना। इनकी कोम्ब और बेटल सामान्य लाल रंग की होती है। ठीक है। असील की कैसी होती है? लाल रंग की होती है। चिटगांव की कैसी होती है? चिटगांव की जीभ, यानी कि कोम्ब, बेटल और जीभ कभी भी बैंगनी या काले रंग की नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। चिटगांव कहाँ की है? इसकी उत्पत्ति कहाँ है? बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, जब माता पिता की पीढ़ी से सेक्स लिंग गुण अगली पीढ़ी के विपरीत लिंग में जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कंजुगेशन, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर यूनिट या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? क्रिस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सही आंसर इसका। सॉरी। वेट कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 62। ऑप्शन है इसके कंजुगेशन, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस क्रीज यूनिट, और इसका सही आंसर क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? अगर पिता को कलर ब्लाइंडनेस है तो वह अपनी अपनी बेटी को कैरियर बनाएगा। वहीं बेटी और अपने बेटे को ये डिसीज दे सकते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। कंजुगेशन क्या होता है? ये प्रोसेस मुख्य रूप से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होती है। ठीक है। कंजुगेशन क्या होती है? किसमें होती है? मुख्यतः बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस की प्रोफेस फर्स्ट में होती है। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीन का एक्सचेंज होता है। ठीक है। अगला है सी ऑप्शन है क्रॉस ओवर यूनिट। ये क्या है? जेनेटिक मैपिंग होती है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? सेंटीमोर्गन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वजों का कोई लक्षण जो कई पीढ़ियों बाद प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एटाविज्म, ऑटोगेमी या
सिनेप्सिस या एम्फी डिप्लॉइड, सिनेप्सिस या एम्फी डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? एटेविज्म। एटेविज्म क्या होता है? एटेविज्म क्या होता है? जब कोई लक्षण जो हमारे पूर्वजों में मौजूद होता है ना, यानी कि कोई लक्षण है जो अपने पूर्वजों में मौजूद होता है तथा लेकिन एकदम अचानक अपने माता पिता से गायब हो जाता है। ये लक्षण अपने माता पिता से गायब हो गया और अचानक कई पीढ़ियों बाद अगर अगली संतान में फिर से प्रकट हो जाता है वही लक्षण, तो उसको क्या बोलते हैं? एटाविज्म यानी पुनरावृत्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो मानव के शरीर पर पूंछ जैसी संरचना दिखती है कभी कभी। घोड़े में क्या होता है? कभी कभी एक्स्ट्रा डिजिट दिखने लगता है। यही एटाविज्म का लक्षण होते हैं। ऑटोगेमी क्या होता है? यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब एक ही जीव में नर और मादा युग्मक होते हैं। ये किस में होते हैं? ये पेड़ पौधों में होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे या पैरामीशियम में होते हैं। तीसरा ऑप्शन है एसिनेप्सिस। एसिनेप्सिस क्या होता है? ये मियोसिस की समस्या है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग के समय पेयर नहीं कर पाते, यानी पेयरिंग नहीं कर पाते, उसी स्थिति को क्या कहते हैं? एसिनेप्सिस कहते हैं। चौथा ऑप्शन है एम्फी डिप्लॉइड। ये जेनेटिक और साइटोजेनेटिक्स का टर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्फर युक्त विटामिन कौन से हैं? ठीक है, सबसे है पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन एंड बायोटीन, दूसरा है राइबोफ्लेविन एवं कोलिन, तीसरा ऑप्शन है बायोटीन एवं कोलिन, चौथा ऑप्शन है बायोटीन एवं थायमिन। ठीक है, तो कौन कौन से जो सल्फर युक्त विटामिन है याद रखिएगा, बायोटीन एंड कोलिन। तो इसका सही आंसर है बायोटीन एंड कोलिन, इसका सही आंसर है। सबसे पहले देखते हैं बायोटीन क्या होता है। बायोटीन को B7 भी कहा जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना में सल्फर होता है। ये मुख्य रूप से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कोई एंजाइम का काम करता है। और कोलिन में क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है सिर्फ, है ना। ये क्या करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस और फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान विशेष की एक आबादी में किसी जीन लोकेस पर यानी लोकस पर मौजूद सभी एलियंस का अंश क्या कहलाता है? वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी या जीन फ्रीक्वेंसी या रिग्रेशन? क्या बोलते हैं? इसका सही जो आंसर है जीन फ्रीक्वेंसी। इसका सही आंसर क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी है। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? किसी खास आबादी में एक जीन लोकस पर मौजूद किसी एलील का अनुपात या फ्रैक्शन। जैसे कि वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के बीच पाए जाने वाले डिफरेंस, जैसे कि ऊंचाई, रंग, वजन आदि को क्या कहते हैं? वेरिएशन क्या कहते हैं। हेरिटेबिलिटी क्या होती है? वंशागति। हेरिटेबिलिटी कहलाती है किसी ट्रेट, लक्षण या वेरिएशन पॉपुलेशन में जेनेटिक कारणों से कितना इन्वायरमेंटल अंतर आया है, उसको क्या बोलते हैं? वंशागति। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन स्टैटिकल टूल है जो पेरेंट और प्रोग्रामिंग ट्रेट के बीच संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है फुल सीव और हाफ सीव मेटिंग में पोल्ट्री में तथा पेरेंट ऑफ स्प्रिंग या अंकल कजिन मेटिंग स्वाइन में आमतौर पर किस प्रजनन विधि में प्रयोग होता है? यानी कि फुल सीव और हाफ सीव मेटिंग जो होती है उस जैसे पोल्ट्री में हो गया या फिर स्वाइन में हो गया, ये किस प्रकार की प्रजनन विधि है? ठीक है, कौन सी विधि है? सबसे पहला ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग, इनब्रीडिंग, शुद्ध प्रजनन और नस्ली क्रॉसिंग, यानी कि आउट क्रॉसिंग, इनब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग या स्ट्रेन क्रॉसिंग। इसको समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी स्ट्रेन या लाइन की जेनेटिक प्योरिटी बढ़ाना या ड्राइजल ट्रेट को फिक्स करना। इसका सही आंसर क्या है? इनब्रीडिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, इनब्रीडिंग इसका सही आंसर है। आउट क्रॉसिंग क्या होती है? आउट क्रॉसिंग होती है एक ही नस्ल के अनरिलेटेड एनिमल्स का आपस में मेटिंग करना। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग क्या होती है? प्योर ब्रीडिंग को कहते हैं जनरेशन दर जनरेशन मेंटेन करना। स्ट्रेन क्रॉसिंग क्या होती है? पोल्ट्री इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में दो अलग अलग इनब्रीड स्ट्रेन को क्रॉस किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भैंस नस्ल के दूध में
वसा की मात्रा लगभग 14% तक पाई जाती है। यानी किसी कौन सी भैंस ऐसी है जिसमें 14% तक वसा पाई जाती है? मुर्रा, मेहसाना, भदावरी, सुरती। ये तो आपको पता ही है, भदावरी है। ठीक है। मुर्रा में कितना होता है? 6 से 7% होता है। मेहसाना में भी इतनी होता है। मेहसाना क्या होती है? मुर्रा और सुरती से विकसित होती है। ठीक है। और सुरती कौन सी है? सुरती नस्ल जो है गुजरात की है। इसमें भी 8 से 10% फीट पाया जाता है। ठीक है। अगला है, गाय के रूमेन द्रव्य में प्रति मिलीलीटर जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि रूमेन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने होते हैं रूमन लिक्वर में? तो इसका सही आंसर है 10⁶ मिलियन। यानी बैक्टीरिया में कितने होते हैं? याद रखिएगा, बैक्टीरिया में कितने होते हैं? 10⁹ प्रति ml। और प्रोटोजोआ में कितने होते हैं? 5 से 6 मिलियन, है ना, याद रखिएगा। और फंगस में, एनारोबिक कंडीशन में कितने होते हैं? 10⁻³ से 10⁻⁴ प्रति ml। अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोबायोटिक आप जानते होंगे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको फीड एडिटिव में रखा जाता है। फीड एडिटिव क्या होते हैं? फीड एडिटिव क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो फीड की क्वालिटी, यूटिलाइजेशन और एनिमल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए डाला जाता है। यानी कि एक कम मात्रा में डाला जाता है, उसको फीड एडिटिव कहते हैं। जैसे कि फीड सप्लीमेंट को समझते हैं। फीड सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट वो चीज़ होती है जो कमियों को पूरा करे, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया या विटामिन हो गया, है ना, इसको क्या बोलते हैं? फीड सप्लीमेंट बोलते हैं। और एक होता है फीड इंग्रेडिएंट। इसमें क्या होता है? मुख्य घटक, जैसे मक्का मिला दिया अपन ने किसी दाने में, है ना, मक्का मिला दी, सरसों की खली मिला दी, चोकर मिला दिया। अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ, यानी उपरोक्त सभी। तो ये तो आंसर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, बबूल बीज में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? टेनिन या रेजिन, अफ्लाटॉक्सिन या ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। तो कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड, अफ्लाटॉक्सिन या रेजिन या टेनिन? अब तो ये तो अपन कवर कर ही चुके हैं। रेजिन हो गया, अफ्लाटॉक्सिन हो गया, ऑक्जेलिक बचा है। तो ये आपको मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बबूल के बीज में कौन सा होता है। तो बबूल के बीज में क्या होता है? टेनिन होता है। बबूल के बीज में टेनिन एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है। टेनिन क्या होता है? टेनिन एक प्रकार का पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है जो क्या करता है? जो बीज के प्रोटीन से बंधकर उसकी डाइजेस्टिबिलिटी या पैलेटेबिलिटी को कम कर देता है। और ये क्या किस में पाया जाता है? बबूल में, ना, ये पाया जाएगा बबूल में। रिसिन का किस में पाया जाएगा? रिसिन पाया जाएगा कस्टर्ड, यानी कि सरस उसमें अरंडी के अरंडी की खल में, है ना, अरंडी की खल में। अफ्लाटॉक्सिन पड़ा ही था मूंगफली के खल में। मूंगफली की खल में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है ज्यादातर, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ये क्या करता है? कैल्शियम को बाइंडिंग करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? टेनिन। अगला क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, मक्का, जई। कौन सी है इसका सही आंसर? मक्का। मक्का क्यों होती है? उसका भी एक कारण है। मक्का में क्या होता है? जब हम साइलेज बनाने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें क्या होता है? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम इसमें मक्का का यूज़ करते हैं। मक्का में क्या होता है? ऊर्जा ज़्यादा होती है और स्टार्च भी भरपूर मात्रा में होता है। इसकी वजह से इसको लिया जाता है। ठीक है। मक्का को क्या बोला जाता है? क्यून ऑफ साइलेज भी बोला जाता है इसी कारण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली वह भेड़ नस्ल जिसमें रोमन नोज और जो ऊन होता है वो
उत्तम ऊन उत्पादन होता है जिससे, है ना। कौन सी नस्ल है? मागरा है, चोकर है, जो यानी चोकला है, मारवाड़ी है या सोनाली है। तो इसका सही आंसर क्या है? रोमन नोज एंड फाइन बुल किसमें पाया जाता है? चोकला में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? चोकला। रोमन नोज एंड फाइन बुल किसमें होता है? चोकला में होता है। और सबसे महीन जो ऊन होता है वो किसमें होता है? मागरा में होता है। सबसे पतला जो ऊन होता है वो किसमें होता है? मागरा में होता है। फाइन वूल किसमें होता है? मागरा में होता है। और ये काला ऊन किसमें होता है? काला ऊन, ब्लैक जो बुल होता है, ब्लैक बुल किसमें होता है? मारवाड़ी नस्ल में होता है। और सोनाली किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए पाली जाती है, मिल्क के लिए पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों में रटिंग अवधि कब होती है? ऊँटों में रटिंग अवधि कब होती है? ये होती है नवंबर से मार्च तक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? नवंबर से मार्च तक होती है। क्या होता है इसमें? ऊँटों में प्रजनन काल आमतौर पर सर्दियों में होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। ये कब होता है? सर्दियों में, यानी कि नवंबर से मार्च के बीच में रटिंग पीरियड चलता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र को अम्लीय बनाने के लिए कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है? मूत्र को अम्लीय बनाने के लिए कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं कि अम्लीय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है? ये सिर्फ एक कॉमन साल्ट है जो सोडियम और क्लोराइड देता है। ये शरीर में पानी के संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करता है, लेकिन ये यूरिन को अम्लीय नहीं बनाता। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तो ये अपना सही आंसर है। दूसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, जब इसे शरीर में दिया जाता है तो ये मेटाबॉलिज्म के दौरान H+ आयन रिलीज करता है। ये हाइड्रोजन आयन रक्त में जाकर हल्की मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा करता है और किडनी उस एक्सेस एसिड यानी कि बढ़े हुए एसिडोसिस को बाहर निकालती है। परिणाम स्वरूप यूरिन का पीएच कैसा हो जाता है? एसिड हो जाता है। ठीक है, एसिड बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड को यूरिनरी एसिडिफाई भी कहते हैं। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। अब पोटेशियम क्लोराइड किस में यूज होता है? पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम की कमी सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपना आंसर है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसोफ्लुविन जो रिंगवर्म के उपचार में प्रयोग होता है किस अन्य बीमारी में भी उपयोगी है? तो ऑप्शन है क्रोमोमाइकोसिस या फाइकोमाइकोसिस या स्पोरोटाइकोसिस। चौथा ऑप्शन है ब्लास्टोमाइकोसिस। ग्रेसोफिल्विन क्या होता है? एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो मुख्य रूप से क्या होता है? डर्मोफाइटस जैसे कि टाइकोफाइटस, माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटम के खिलाफ काम करती है। ठीक है, कौन कौन से? ट्राइकोफाइटम, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटम के खिलाफ काम करती है। एंटीबायोटिक है ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रिंगवर्म या डर्मेटोफाइटस में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि एंटी फंगल में रिंगवर्म की जो केस है उसमें ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इसमें भी यूज किया जाता है, स्पोरोटाइकोसिस में इसको यूज किया जाता है। नवजात फॉल में सेप्टिसीमिया के उपचार हेतु उपयुक्त प्रथम दवा कौन सी है? यानी नवजात जो फॉल है उसमें सेप्टिसीमिया हुआ है, उसके उपचार में प्रथम दवा कौन सी दी जाती है? कौन सी दी जाती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन या पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। दूसरा है ट्राइमेथोपैम या सल्फर डाइजीन। तीसरा है सोडियम एम्पिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। चौथा है क्लोरमफेनिकॉल। तो क्लोरमफेनिकॉल तो दी नहीं जाती, इसमें दी जाती है पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। सबसे पहले जो यूज करेंगे सेप्टिसीमिया के लिए वो करेंगे पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। पेनिसिलिन क्या करती है? पेनिसिलिन ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस को कवर करती है और जेंटामाइसिन क्या करती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई को कवर करती है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये क्या सिनर्जेटिक इफेक्ट दर्शाती है। ठीक है, इसी को क्या क्या यूज किया जाता है? इफेक्टिव फर्स्ट लाइनर ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। अब अगला अगर दूसरा देखें ऑप्शन, जैसे ट्राइमेथोप्राइम है और सल्फर डाइजीन है, ये क्या होता है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। लेकिन न्यूबॉर्न जो फोल होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, उसमें ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन नहीं होता उनमें, हमेशा रिलायबल नहीं रहता, और फर्स्ट चॉइस नहीं है उसकी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम एम्पिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या, एम्पिसिलिन तो अच्छा है, ग्राम पॉजिटिव कवर करता है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिन देता है, जिसके कारण न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं उसमें यूज नहीं कर सकते। क्लोरामफेनिकोल ये क्या होता है, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये बोन मेरो को सप्रेस करता है, और बच्चों में तो इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मतलब बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी दवा को लोडिंग डोज किस पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है वितरण, आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, निकासी यानी क्लियरेंस, तीसरा है प्रशासन की दर यानी रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है हाफ लाइफ। तो इसका आंसर है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसका सही आंसर है। हाफ लाइफ क्या होती है, दवा के प्लाज्मा कंसंट्रेशन का आधा, जो दवा दी जा रही है उसमें जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसका आधा होने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि अपने जेंटामाइसिन दिया है तो दिन में कई बार देना पड़ता है। अगर लॉन्ग एक्टिन जैसे अपन ने दिया है, डॉक्सीसाइक्लिन दिया है, तो दिन में एक बार देनी पड़ती है, ये हाफ लाइफ होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, हाफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरडोज अंतराल किस पर निर्भर करता है? अंतर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। जो अगले का पिछले का आंसर था वो हाफ लाइफ नहीं था, वो था वॉल्यूम ऑफ वितरण आयतन पे निर्भर करता है। किसी दवा की लोडिंग डोज किस पर निर्भर करती है, वितरण आयतन पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा जीवाणु की वृद्धि को रोकती है? कौन सी रोकती है? ऑप्शन है सल्फाडिमिडीन, दूसरा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, तीसरा ग्राइसोफिल्बिन, चौथा है सेफेलेक्सिन। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। सबसे पहले बैक्टीरियोस्टेटिक, ये वे दवाएं होती हैं जो जीवाणु की वृद्धि और मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, पर उन्हें सीधा मारती नहीं, यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है ये। और बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है, ये जीवाणुओं को सीधा मारती है। अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है सल्फाडिमिडीन। सल्फाडिमिडीन क्या है, ये एक सल्फोनामाइड ग्रुप की एक ड्रग है। ये क्या करती है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। अगला है पेनिसिलिन जी, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है और बैक्टीरिया को सीधे किल कर देती है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस कर दिया, यानी कि जिससे कि बैक्टीरिया को सीधे मतलब डेथ हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगी ये। अगली है ग्रेसोफिल्बिन, ये एंटीबायोटिक तो है लेकिन एंटी फंगल ड्रग है, बैक्टीरिया पर काम नहीं करती है ना। जो भी पिछले क्वेश्चन बताए थे उन्हें, ग्रेसोफिल्बिन क्या है, एक एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। सेफेलेक्सिन क्या है, सेफेलेक्सिन क्या है, फर्स्ट जनरेशन सेफेलेक्सिन है ये, सेफेलोस्पोरिन का ग्रुप में होती है ये, जैसे कि, ठीक है। ये क्या करती है, ये भी बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके डायरेक्ट किलिंग करती है, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल है ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा जीआईटी मोटिलिटी को बढ़ाती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्लाइको पायरोलेट, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है नियोस्टिग्माइन, तो चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर है नियोस्टिग्माइन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, नियोस्टिग्माइन, यानी जीआईटी को जो बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोकाइनेटिक या कोलर एनर्जिक ड्रग कहते हैं। तो इसका जो बढ़ाती है उसको क्या बोलते हैं, नियोस्टिग्माइन, जो एक क्या होता है, एंटी कोलिनर्जेटिक ड्रग है ये, है ना? तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इसमें क्या उपयोग होता है, एट्रोपिन यूज होता है, ठीक है। एट्रोपिन यूज करते हैं ताकि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है उसको कम किया जा सके, ठीक है। कैसे होता है ये, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जैसे मेलाथियोन, पैराथियोन या
डाइक्लोवर्स जो होती है दवाइयाँ जो खेत में छिड़कते हैं, वो क्या करती है, कोलेस्ट्रेस जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है एसिटाइल कोलिन की मात्रा साइनस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम एट्रोपिन जब देंगे तो एसिटाइल कोलिन की जो मात्रा को इनहिबिट किया है, जो एंजाइम को इनहिबिट किया है, वो हट जाएगा और ऑर्गेनोफॉस्फेट की विषाक्तता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑर्गेनो एट्रोपिन इसका सही आंसर है। ठीक है, इसलिए इसी के साथ धन्यवाद। हमने जो आरपीएससी बीओ के 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, चाहे तो आप इसको भी ले सकते हो। ये हर संडे रात को 8 बजे ये टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, अपना ऐप जो बेड गब्बर सर ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।